हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के ऊपर। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करते हैं फिर से एक बार और क्लास 8वीं के NCERT साइंस में। हम यहां पर आ चुके हैं क्लास 8वीं के साइंस के ऊपर, जिसमें हम देखने वाले हैं चैप्टर 2। और चैप्टर 2 में आपको क्या दिखाएंगे हम? सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। मित्र एवं शत्रु में आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक चीज बता देना चाहते हैं। सबसे पहले हम एक बार बुक को पढ़ाएंगे और इस लेक्चर को सुनाएंगे। इस लेक्चर को आपको पूरा एंड तक देखना है, फिर आपको क्वेश्चंस आंसर करवाएंगे और उसके बाद हम आपको ना ऑब्जेक्टिव करवाएंगे भाई। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव। यह ऑब्जेक्टिव आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट VVI होने वाला है। लेक्चर को ध्यान से सुनने के बाद आप एक लास्ट में टेस्ट सीरीज लगाएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव होगा और उसमें ऑप्शंस भी मिलेंगे। किस बेसिस पे आपको नोट्स बनाने हैं और किस बेसिस पे आपको एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस वीडियो में आ गए हैं तो एंड तक देखिए। आइए अब हम जरा बुक को ब्रीफली तरीके से पढ़ लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और आपको किस तरीके से बुक्स को पढ़ने हैं कि आप इसे 1 या 2 दिन में ख़त्म कर सकोगे। ओके, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम जो है सो 8 क्लास को भी बना दिया गया है मेरे भाई, तो 8 क्लास को हल्के में ना लें। 2023 और 24-25 के सेशन में जिसमें भी आप हैं बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आपका रैंक जो है ना फर्स्ट नंबर पर आ सके। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं बुक्स की। तो यहाँ पर ना हम वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके पास भी अगर समय ना हो तो आप क्या करोगे। सबसे पहले ध्यान देना, मोटे मोटे अक्षरों में जो लिखे हुए होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं और इन्हीं मोटे मोटे पॉइंट्स से ना एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। एक यहाँ मोटा पॉइंट्स है, यहाँ पर मोटा पॉइंट्स है, नीचे चलेंगे तो और भी मोटे मोटे अक्षरों से लिखे हुए दिखेंगे। मतलब ये कि इन्हीं पॉइंट से एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरा पॉइंट कहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं? डब्बा। ये डब्बा से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। जैसे ये डब्बा है यहाँ पर देखिए, और वह डब्बा से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे जो वैज्ञानिक के से रिलेटेड हो। यहाँ पे एक अंकल हमको दिखाई दे रहे हैं, सूट बूट पहने, दाढ़ी मूछें हैं इनकी। ये लुई पास्चर जी हैं, एक साइंटिस्ट हैं, खोज करता है। ओके, अब देखिए ये किण्वन की खोज करते हैं 1857 में। सारे टॉपिक्स में आपको बताने वाला हूँ। एक और यहाँ पे मोटा अक्षर आया है किण्वन। तो किण्वन क्या चीज़ है, किण्वन की खोज कब हुई, किण्वन की खोज किसने की, सब कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा वीडियो के बीच में। आप आ गए हैं तो बस स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको वीडियो लंबी लगेगी तो आप 1 से 2 बार में देखिएगा, लेकिन पूरा जरूर देखिएगा। ओके, अब यहाँ पर से हम पढ़ते हैं बुक को शॉर्टली तरीके से। जैसे क्वेश्चंस यहाँ पे समझिए। कुछ चैप्टर का नाम है क्या? सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। चलिए, सूक्ष्म जीव का मतलब क्या है उसे सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं अपनी भाषा में। सूक्ष्म का मतलब छोटा और जीव का मतलब कोई जीवित प्राणी। अब देखिए, वह जीव जो सबसे सूक्ष्म होता है, सबसे छोटा होता है। ओके, क्या होता है? छोटा। अब देखिए, जिसे हम लोग इतना छोटा जिसे हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, जो हमारे पास नहीं है, वह लाइब्रेरी वगैरह में होता है। अब देखिए, सूक्ष्म जीव जो है सो किसे कहते हैं? एज ए जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, ये सब सूक्ष्म जीव हैं। ये हर जगह पाए जाते हैं। अब देखिए, ये हमारे मित्र कैसे हो सकते हैं, यानी हमारे दोस्त कैसे हैं, ये हमारे शत्रु कैसे हैं। तो समझिए, मित्र कैसे और शत्रु कैसे। कुछ कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। तो जो हमारे लिए लाभदायक हैं उसे हम लोग मित्र कहेंगे, और जो हमारे लिए हानिकारक हैं उसे हम लोग शत्रु बोलेंगे। आई बात समझ में? चलिए चैप्टर्स में चलते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है, एक मोटे अक्षर में दिखाया गया सूक्ष्म जीव, है ना। क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या? कुछ ऐसे जीव भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से, केवल आंखों से नहीं देख सकते हैं, इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। ये हो गया सब्जेक्टिव आंसर। ओके, तो इन्हीं से आप क्वेश्चंस निकाल सकते हो, लेकिन आपको निकालने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सब कुछ करवाने वाला हूं, बस वीडियो में बने रहिए। अभी ना आपको सिर्फ लेक्चर देखने हैं, कुछ नोट नहीं करने हैं। जी हाँ,
अब मैं उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ूंगा जो इम्पोर्टेंट होंगे। आप चाहें तो पूरा बुक को ब्रीफली तरीके से पढ़ सकते हो। जितनी भी चीज़ें आप पढ़ोगे उतनी आपकी क्लियरिटी होती चलेगी। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं बुक का एक एक लाइन पढ़ूंगा तो। अब देखिए सूक्ष्म जीव ना कुछ वर्गों में बांटा गया है। ओके, तो यहाँ पे दिया गया है सूक्ष्म जीव को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। पहला क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव में कि सूक्ष्म जीव को कितने वर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन आपके दे देंगे यहाँ पे 5, 6, 4, 2। तो आपने अभी यहाँ पढ़ लिया जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल 4 वर्गों में बांटा गया है, तो आप आंसर लगा दोगे 4 वर्गों में। ओके, आइए नीचे आते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है विषाणु की। तो विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं परंतु वे अन्य सूक्ष्म से भिन्न होते हैं। ये इसलिए भिन्न होते हैं कि देखिए जीवाणु जो होती है ना, जीवाणु सब जगह सरवाइव कर सकती है, यानी कि हर जगह, हर वह जगह जहां जिंदा रहने की पॉसिबिलिटी है वहां जीवाणु जिंदा रह सकती है। लेकिन विषाणु केवल और केवल दूसरे के बॉडी में जीवित रह सकती है, और जीवाणु खुद के बॉडी में रह सकती है और दूसरे के बॉडी में भी जीवित रह सकती है। लेकिन विषाणु, जिसे अंग्रेजी में हम लोग वायरस कहते हैं, वह ओनली परपोषी में ही गुणन करते हैं, मतलब वह दूसरे के बॉडी में ही जीवित रह सकते हैं, अपनी बॉडी में जीवित नहीं रह पाएंगे। जैसे कोरोना वायरस, इसको नाम दिया था कोरोना। अभी कोरोना हाल ही में आया था ना, तो कोरोना वायरस ये ना दूसरे के बॉडी में ही जीवित रह सकते थे, इसीलिए बोला जाता था मास्क लगाइए। क्यों मास्क लगाने बोलता? क्योंकि नाक की सहायता से वो फेफड़ों में चला जाता था और आपको नुकसान पहुंचाता था। ये वायरस की खूबी है कि ये दूसरे के में ही जीवित रह सकता है, अपने बॉडी में जीवित नहीं रह सकता है। अब चलिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। जैसे देखिए कुछ सामान्य रोग जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा, जैसे हम लोग अंग्रेजी में फ्लू कहते हैं, एवं एकाधिकार खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। क्वेश्चंस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बन जाएगा मेरे भाई। जुकाम, इन्फ्लुएंजा एवं खांसी किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा होता है। कुछ आगे और पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे देखिए कुछ विशेष रोग जैसे पोलियो एवं खसरा भी विषाणु के द्वारा होता है। पोलियो एवं खसरा भी विषाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। यहाँ क्वेश्चन बदल गया। अतिसार और मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। टाइफाइड एवं क्षय रोग, यानी कि जिसे हम लोग टीबी कहते हैं, वो किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। तो ये सब क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। ऑब्जेक्टिव में 100% बनेंगे कि क्षय रोग, टाइफाइड किसके द्वारा होते हैं। ऑप्शन दे देगा जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ। तो आपको याद रहेगा तभी तो बना पाओगे। अभी आपको कुछ नोट नहीं करने, सब कुछ मैं नोट करवाऊंगा। बस ब्रीफली तरीके से बुक को पढ़ना सीख जाइए ताकि आप शॉर्टकट तरीके से पार कर सको। यहाँ पर ना कुछ फिगर के माध्यम से हमें कुछ जीवाणु का फुटेज दिखाया गया है। एक ये है और एक दूसरा ये है। स्पाइरल जीवाणु है और ये छड़नुमा जीवाणु है। इसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, अभी इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि माइक्रोस्कोप से इसे जूम करके हमें दिखाया गया है फुटेज के माध्यम से। ये छड़ के जैसा दिखाई दे रहा है, इसीलिए ये इसका नाम छड़नुमा जीवाणु पड़ गया। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ शैवाल और प्रोटोजोआ को हमें बताया गया है। ये जो क्लेडोमोनास आप देख रहे हैं, स्पाइरोगायरा देख रहे हैं, ये शैवाल के उदाहरण है। और ये अमीबा और ये पैरामीशियम, ये ना चप्पल के जैसा आकार है। इसे हम लोग चप्पल को पैर में पहनते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है पैरामीशियम। हाँ भाई साहब, इसका नाम पैरामीशियम है। और ये किसके उदाहरण है? ये प्रोटोजोआ के उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कुछ और दिए गए हैं। कवक के नाम है ये राइजोपस, पेनिसिलियम और ये एल्पसीरीज। इसे अभी आप जरूर से ध्यान में रखें। यहाँ पे कुछ विषाणुओं को दिखाया गया है। असल में ये इतने बड़े नहीं हैं जितने बड़े आप बुक में फुटेज देख रहे हैं। ये ना एकदम सूक्ष्म है, इसे हम नंगी आंखों से, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये लग रहा है जैसे लोहार के पास गया है और वेल्डिंग वगैरह करके छड़ वगैरह से बना लिया। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिया गया है। प्राचीन काल से सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। यहाँ एक वर्ड आया है क्या? अल्कोहल। अल्कोहल का मतलब आप दिमाग में बांध लीजिए, शराब होता है मेरे भाई। हाँ, शराब, जिसे हम लोग दारू कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाँ, पॉइंट्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन नहीं। दही एवं ब्रेड का बनना। अब देखिएगा यहाँ पे सवाल ये आता है कि दूध से दही बनता है। ओके, लेकिन बनता कैसे है? यहाँ पे बूझो नाम की एक लड़की है, ये सोच रही है अपने दिमाग में। आप तो सोचोगे नहीं, लेकिन ये सोच रही है बेचारी। क्या सोच रही है? देखिए, हमने अपनी माँ को गर्म गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा है, जिससे दही जम जाता है।
एवं आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों? ये सोच रही है ऐसा कैसे हो गया भाई। एक बर्तन में मान लीजिए आपकी माँ दूध ले लेती है इतना सारा, और उसमें ना थोड़ा सा दही मिला देती है, थोड़ा सा दही इसमें मिला देगी, जिसे हम लोग जोरन कहते हैं। हाँ जोरन। लेकिन सुबह तक आप जब जाइएगा ना तो पता चलेगा इस पूरे वाले बर्तन में आपका क्या आ गया, पूरा का पूरा दही बन गया। ऐसा क्यों हो गया, दूध दही में कैसे बदल गया? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध से दही बनना किस जीवाणु के कारण होता है। पता चला पूरा प्लेट में क्या दही भर गया भाई। आइए जानते हैं दूध से दही बन कैसे जाते हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। यहां से क्वेश्चंस बनेंगे मेरे भाई, पक्का बनेंगे। देखिए दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो गांठ बांध लीजिए, दही में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दूध से दही कौन जीवाणु परिवर्तित कर देता है, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु परिवर्तित कर देता है। देखिए जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होती है ना, उसकी प्रजनन क्षमता बहुत ज्यादा होती है। वो अपने बच्चे को हर 10 सेकंड में, 5 सेकंड में 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ज्यादा जन्म देती है। इसलिए होता क्या है, अगर दूध के कटोरे में आप पूरा दूध भर के रख दोगे और उसमें जरा सा भी जोरन डाल दोगे तो वह जन्म की प्रक्रिया बढ़ा देती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। रात भर में इतने जन्म हो जाते हैं लैक्टोबैसिल जीवाणु एक दूसरे से कि वह पूरे दूध में ना अपना कब्जा कर लेती है और पूरा दूध को दही में परिवर्तित कर देती है, और हमें देखने लगता है कि दूध दही बन गया। ओके, तो यहां से एक क्वेश्चन क्लियर होगा। हम सब कुछ आपको क्लियर कराएंगे, एकदम एक एक पॉइंट क्लियर करवाएंगे। ओके चलिए, यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट दिया है सूक्ष्म जीव और हम। तो यहाँ पर सूक्ष्म जीव और हम, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं, ये सब कुछ आपको दिखाया गया है। एक यहाँ पे प्रैक्टिकल आपको करने के लिए बोला गया है, आप इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। इसमें पावरोटी के बारे में बताया गया है कि आप पावरोटी जो देखते हैं वो फूला हुआ कैसे नजर आता है, तो उसमें जानेंगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ों को बताया गया है किन्वन, मोटे अक्षरों में है। हमने आपको बताया कि जो भी चीज़ें मोटे अक्षरों में होगा उससे क्वेश्चंस बनते हैं। किन्वन आया है यहाँ पर, और एक डब्बा आया है यहाँ पे। ये डब्बा क्या चीज़ है, देखिए लुई पास्चर ने किन्वन की खोज 1857 में की। यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे भाई कि किन्वन की खोज किसने की, आंसर हो जाएगा लुई पास्चर। दूसरा क्वेश्चन बनेगा किन्वन की खोज कब हुई, तो किन्वन की खोज 1857 में हुई। ओके, अब यहाँ पर तीसरा सवाल आता है, ये किन्वन क्या चीज़ है भाई। जैसे आपको बोल देंगे ताजमहल, तो आपको समझ में आ जाएगा ताजमहल संगमरमर का बना हुआ है, सफ़ेद है, आगरा में है, ये सब समझ जाएंगे, यमुना नदी के किनारे। लेकिन किन्वन क्या चीज़ है, आइए हम जानते हैं किन्वन क्या चीज़ है। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है, जो गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, यह गंध अल्कोहल की है जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाता है। समझ में आई, मतलब चीनी के दारू में जब बदल जाएगा, शराब में बदल जाएगा, वही प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। और किण्वन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या, फर्मेंटेशन। इसे आप याद रखेंगे। चलिए यहाँ से सवाल बना देंगे हम, और अभी आपको मिलेंगे। नोट यहाँ से नहीं करना, ये सिर्फ लेक्चर है, आप सुनते जाइए। ओके चलिए, यहाँ पे ना एक और चीज़ें आती है मोटी मोटी अक्षरों पे। देखिए प्रतिजैविक एंटीबायोटिक किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिसे मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ आपको। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैवी की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। बात सही है। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्मजीव है। हाँ, मतलब सूक्ष्मजीव से बना है, क्या पता भाई। आइए पढ़ते हैं आगे। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीव को नष्ट कर देते हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। अच्छा, मतलब जो भी कैप्सूल्स आप देख रहे हैं, डॉक्टर के पास से जो कैप्सूल्स आप लेते हैं, उसे वैज्ञानिक भाषा में प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। जो भी आप कह सकते हैं, दोनों में से। यहाँ पे लिखा हुआ, आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एवं एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से इसके उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक हैं, जिन्हें कवक एवं जीवाणु के
जीवाणु से उत्पादन किया जाता है? ये क्वेश्चंस भी बन सकते हैं कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो जीवाणु के द्वारा। ओके, चलिए एक और डब्बा हमारे पास आ चुका है, ये मेन डब्बा है। यहाँ पर एक हमारे अंकल बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं, दाढ़ी वाड़ी बना के हैं, बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, स्मार्ट दिख रहे हैं। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन का प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद को छोटे जीवाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह फफूंद तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। देखिए यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, पेनिसिलिन बनाई गई मतलब किसने बनाया भाई? इस बूढ़े अंकल ने बनाया। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है पेनिसिलिन की खोज कब हुई? तो 1929 में हुई। और किसने खोजी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रतिजैविक के दृष्टि से। ओके, चलिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप इसे प्रैक्टिकल कर सकते हैं घर में। यहाँ पर बड़े स्तर पर अल्कोहल, इसे हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट चलेंगे, यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स देखेंगे। ओ भाई साहब, यहाँ पे एक और डब्बा दिया गया है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देखिए यहाँ पे इसे हम अंकल बोले या भैया बोले, बहुत ही स्मार्ट दिख रहे हैं, चलो अंकल ही बोलते हैं क्योंकि हम लोग बहुत छोटे हैं अभी। तो ये जो अंकल हैं इन्होंने खोजा है चेचक के टीके की खोज। चेचक किसे कहते हैं? आप अगर गांव से हैं तो आप नाम सुने होंगे, छोटी माता, पूरे बदन पे हो जाती है, इसे हम लोग चेचक कहते हैं। उसकी खोज की थी किसने? एडवर्ड जेनर ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बनेंगे। 100% गारंटी के साथ लिख लीजिए, एग्जाम्स में एकदम 100% आएंगे ही आएंगे। कब हुआ था? 1798 में। नोट करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, सब कुछ मैं आपको लिखवाऊंगा। आप चाहो तो इस सब फुटेज के स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए यहाँ पे ना कुछ कुछ और पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप इसे पढ़ के रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक बूझो, यहाँ पे फिर से सोचने लगी, क्या सोचती रहती है पता नहीं। वैक्सीन यानी कि टीका। आप कोरोना वायरस से जूझे हुए हैं, आपने कोरोना वायरस का 2 साल पहले सामना किया है, तो वहाँ आपको पता चला है कि वैक्सीन लगाया जाता है ना, जिसे अंग्रेजी हिंदी में टीका कहते हैं। ये सोच रही है, देखिए क्या सोच रही है, शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? हम लोग जब बड़े हो गए तो पता चला कोरोना से बचने के लिए टीका लगाएंगे, लेकिन ये सोच रही है बच्चों को यानी कि शिशु को टीका क्यों लगाया जाता है। आइए इसके सोच को हम विस्तार से जानते हैं। जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीव को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी प्रकार अनुसरण लड़ने की प्रतीक्षा एवं मतलब मिला जुला के हम आपको बता देते हैं। बीमारियों से लड़ने के लिए आपको पोलियो का टीका, हैजा का टीका, चेचक का टीका बचपन में पिलाई जाती है। आपने अगर देखा होगा तो आपको बचपन याद आया होगा, तो पकड़ के आपको 2 बूंद पोलियो पिलाया जाता होगा। अमिताभ बच्चन इसके प्रचारक हैं। 2 बूंद जिंदगी के लिए। आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके यानी कि वैक्सीन दिए जाते होंगे, जो मुंह में डाल के पिला नहीं जाता, मुंह फाड़ के दाब के पिला दिया जाता था। हम लोग भी पिए हैं भाई अपने बचपन में। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? इसके लिए आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविजन एवं समाचार पत्रों में पोलियो वजन के टीकाकरण के विज्ञापन, पल्स पोलियो देखे होंगे। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला एक वास्तव में एक टीका यानी कि वैक्सीन है। ओके, तो इन सब को आप पढ़े हैं भाई और जाने भी हैं, बचपन में लिए भी हैं। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों में चेचक का उन्मूलन हो गया है। मतलब उन्मूलन का मतलब खत्म हो गया है। चेचक अब जल्दी से नहीं होते हैं, किसी किसी को होता है। आजकल सूक्ष्मजीवों से टीका का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिससे मनुष्य एवं अनेक जंतुओं के अनेक रोगों से बचाया जा सकता है। पोलियो हमें इसलिए बचपन में दे दिया जाता है क्योंकि हमारा जो बचपन है उसमें बॉडी बहुत ही ज़्यादा कोमल होती है और कोमलता में ना सूक्ष्मजीव अटैक कर सकते हैं आसानी से, इसीलिए हमें पोलियो का दवा दिया जाता है। चलिए कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप इसे खुद से पढ़ सकते हैं, ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे कुछ हमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया के नीलहरी शैवाल दिखाया गया, ये फुटेज है।
बहुत ही ये छोटे हैं, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल दिखाया गया है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। हानिकारक सूक्ष्म क्या है? जो रोगाणु रहते हैं हमारे लिए, जो रोग वाहक होते हैं वो हमारे लिए हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं। यहाँ पे है रोग वाहक, कुछ पढ़ सकते हैं। संचरणीय रोग किसे कहते हैं? जो एक जगह से दूसरे जगह संचरण करके उड़ करके जाते हैं, उसे संचरणीय रोग कहते हैं। मच्छर प्लेज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक होता है। क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं। मलेरिया परजीवी का वाहक कौन होता है? तो मादा एडिफ्लीज मच्छर। अब आपको बता देना चाहते हैं कि जो मच्छर होते हैं ना, उनमें से मादा ही हमें काटती है, नर नहीं काटता। हाँ मेरे भाई, ये जो मच्छर आप देख रहे हैं ना, अगर ये काटने वाला मच्छर होगा तो वो मादा होगी, लेडीज होगी। हाँ, पुरुष कभी खून नहीं चूसते हैं, कभी नहीं चूसते हैं, हमेशा लेडीज ही खून चूसती है। हाँ, कहने का मतलब ये है, ये मादा, हाँ देखिए, मादा एनाफिलीज मच्छर ही है ये अगर आपको काटेगी तो समझ जाना कि ये मादा एनाफिलीज मच्छर है। और वो भी इसलिए करती है क्योंकि इसको अपने बच्चे को जन्म देना होता है, इसलिए इसको खून चाहिए होती है बहुत अधिक मात्रा में। चलिए, यहाँ पे कुछ और दिए हुए हैं, ये कुछ और। अब ये जानू है, जानू ये सोच रहे हैं यहाँ पे, तब आप संचरणीय रोगों का फैसला किस प्रकार रोकते हैं? कैसे इसे रोक सकते हैं? तो कुछ नहीं, आप अपने घर के आसपास सफाई रखें, मच्छरों को ना पनपने दें, इसे आप रोक सकते हैं। अध्यापक हमसे ऐसा क्यों कहते हैं कि अपने आसपास पानी एकत्रित ना होने दें? इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप पानी एकत्रित करेंगे, गंदी नालियों के बगल में रहेंगे, तो मच्छर के घेरे में आ जाएंगे आप, और मच्छर आपको खा सकती है, निगल सकती है। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे लिखा गया है सब कुछ, आप इसे पढ़ सकते हैं। मच्छरों से कैसे बचा सकते हैं, मलेरिया से आप कैसे बच सकते हैं, डॉक्टर के पास जाने से कैसे बच सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। कुछ और यहाँ पे है, आप इसे देखते रहिए। चलिए, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आप इसे डब्बा को पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आपको पढ़ा दिया। एक और यहाँ पे डब्बा आया है और इसमें एक बूढ़ा व्यक्ति चश्मा लगाए हुए, वाह वाह, दादाजी बोलेंगे हम इसको। ये दादाजी हैं रॉबर्ट कॉच। हाँ मेरे भाई, रॉबर्ट कॉच हैं। ये 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की, जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। यहाँ से क्वेश्चंस बन जाएंगे कि एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज किसने की? तो रॉबर्ट कॉच ने की। और कब की? 1876 में की। चलिए, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनेंगे, सब कुछ मैं आपको दूंगा जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा तब। यहाँ से कुछ और यहाँ पे पढ़ सकते हैं। खाद्य विषाक्त यानी कि फूड पॉइजनिंग, खाना जहरीला कैसे हो जाता है, आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। जहरीला होने के कारण आप वोमेन यानी कि उल्टी भी करने लगते हैं, कभी कभी ज़्यादा खा लेते हैं तो। खाद्य परीक्षण, यहाँ पे आप खाद्य परीक्षण के बारे में भी पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत। परीक्षक ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इधर। हाँ, एक है पाश्चुरीकृत, देखिए एक यहाँ पे क्या है, थैला पाश्चुरीकृत। देखिए, थैलियों में आने वाला दूध संदूषित क्यों नहीं होता है? मेरी माँ ने बताया कि यह दूध पाश्चुरीकृत है। पाश्चुरीकरण क्या है मेरे भाई? देखिए समझिए, पाश्चुरीकृत क्या होता है समझ लीजिए। थैलियों में आपने देखा होगा अमूल का, डायरी का, ये सब का दूध आता है थैलियों में भर भर के पैकेट में, आधा केजी का, 1 केजी का। तो वो सब होते क्या है समझिए। पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ, आप उसको बिना गर्म किए चाय कॉफ़ी सब कुछ बना सकते हैं, क्योंकि यह सूक्ष्मजीव से मुक्त होता है, उसमें सूक्ष्मजीव नहीं पाए जाते हैं। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करके फिर एकाएक ठंडा कर दिया जाता है। ठंडा करके उसको भर लेते हैं, भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्मजीव की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे पाश्चीकरण कहते हैं। आई बात समझ में? पाश्चीकृत किसे कहते हैं? जब दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर एकाएक गर्म करके उतार दिया जाता है तो उसे पाश्चीकृत कहते हैं। ऐसा करने से वह दूध कभी खराब नहीं होगा, इसलिए थैलियों वाले जो दूध रहता है, पैकेट में जो दूध आता है, वो कभी खराब नहीं होता है। कुछ और पॉइंट्स यहाँ दिए हुए हैं। खाना का भंडारण, चीनी का परीक्षण, तेल एवं सिरका, यहाँ पे ये सब पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं। चलिए, यहाँ के बाद से ना कुछ और पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये फूड चेन है, वायुमंडल, नाइट्रोजन वगैरह आप देख सकते हैं। यहाँ से आपका बुक पूरा हो चुका है खत्म। आप चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर के ऊपर, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्टिव करेंगे। ऑब्जेक्टिव आपको टेस्ट के जैसा लगेगा, आप ईमानदारी से टेस्ट दीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। को ब्रीफली तरीके से पढ़ने के बाद अब हम आ चुके हैं प्रश्न उत्तर पे। जी हाँ, यहाँ पर हम 2 टाइप के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। एग्जाम में अब ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो सर सब्जेक्टिव क्यों पढ़ा रहे हैं? मेरे भाई, सब्जेक्टिव अगर आपका पढ़ा हुआ रहेगा ना, तो ऑब्जेक्टिव आपको याद करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। जी हाँ, कोई भी कठिनाई नहीं होगी।
और वैसे भी यहाँ हम सब्जेक्टिव वही चीज़ को कराएंगे जो भी आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो बिना देरी किए आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर आंसर है ऐसे जीव जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें यंत्र से देखा जा सकता है, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। हमने आपको पीछे बताया कि वह छोटे से छोटे जीव जिसे हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप मशीन की जरूरत होगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सूक्ष्म जीव बोलेंगे। ओके, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको बता देना चाहते हैं, आपको यहाँ से नोट करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसका लिंक हम पीडीएफ के रूप में डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ से जुड़ सकते हो, सारे मटेरियल वहाँ से डायरेक्ट भी ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है। हमने आपको बताया था सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, ये चारों वर्ग हैं इसके सूक्ष्म जीव के। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वायरस से रिलेटेड, विषाणु क्या होते हैं, विषाणु से होने वाले सामान्य रोगों के नाम बताइए। अब देखिए विषाणु क्या होता है, पहले उसका आंसर हम दे लेते हैं। विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं, क्योंकि वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं और शरीर के बाहर एक निर्जीव प्राणी होते हैं, अर्थात शरीर से बाहर निष्क्रिय होते हैं और शरीर में प्रवेश करते ही सक्रिय हो जाते हैं। कुछ विषाणु जनित रोग इस प्रकार हैं, जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा, एड्स एवं खांसी। एड्स ये सब ना किसके द्वारा होते हैं, विषाणु के द्वारा, तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, हम आपको ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है। मित्रवत सूक्ष्मजीव क्या होते हैं, ये हमारे लिए क्यों उपयोगी होते हैं, तो हमने आपको बताया था दही को लेकर के, ब्रेड को लेकर के, उस पद्धति में ये उपयोगी होता है। तो इसका आंसर ये है, इतना आप पढ़ सकते हो पीडीएफ के रूप में या फिर अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हो। यहाँ नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% गारंटी वाली क्वेश्चन है ये, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी पूछ लिया जाए। दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु का नाम बताइए, तो ये है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। हाँ मेरे भाई, लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु है वो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन के दौरान कौन सा गैस उत्पन्न होता है, ये इस्ट यहाँ पे नहीं होगा। श्वसन के दौरान कौन सा गैस उत्पन्न होता है, तो ये होता है CO2, जिसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं CO2, आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिससे फलों के रस से अल्कोहल या शराब बनाई जाती है। उत्तर है किण्वन प्रक्रिया। ओके, हम जानते हैं कि फलों के रस से शराब बनाई जाती है, लेकिन उस प्रक्रिया का एक नाम है जिसका नाम है किण्वन। ओके, अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि किण्वन की खोज किसने की। हमने आपको बुक पढ़ाते समय बताया कि ऐसे सवाल बनते हैं, देखिए बन भी गया। सबसे पहले तो ये है किण्वन क्या है, तो ये किण्वन को समझते हैं। किण्वन एक प्रक्रिया है जिसमें फलों के रसों से अल्कोहल या शराब बनाई जाती है। इसमें ईस्ट प्राकृतिक शर्करा को निम्नलिखित कर अल्कोहल में परिवर्तित कर देती है, इसी प्रक्रिया का नाम है किण्वन, हमने आपको बुक्स में बता रखा है। अब देखिए किण्वन की खोज कब हुई थी, वो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमने आपको सब्जेक्टिव में करवा ही दिया है, यहाँ भी आगे करवा देंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर एंटीबायोटिक क्या है, हमने आपको बताया था जितने भी टैबलेट्स अवेलेबल है मार्केट में वो सब आपके लिए एंटीबायोटिक है। ऐसी औषधि जो जीवाणुओं के वृद्धि को रोक देती है या उन्हें समूल नष्ट कर देती है, उसे एंटीबायोटिक कहते हैं, मतलब दवाई ही एक तरह का। नेक्स्ट है यहाँ पर जीवाणुओं और कवकों से उत्पादित होने वाले प्रतिजैविक औषधियों का नाम लिखिए। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इरेथ्रोमाइसिन, ये सब क्या है, जीवाणुओं और कवकों से उत्पादित होने वाले प्रतिजैविक औषधियों के नाम है। पेनिसिलिन की खोज कब और किसने की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग से बनना चाहिए मेरे भाई। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, और वो कब की थी, 1929 में। जी हाँ मेरे भाई, इस क्वेश्चंस को ना बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ना जाने कितने बार पूछ लिया है, आप याद कर लेना, जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है, ताकि वो रोग प्रतिरोधक क्षमता से बच सके, यहाँ पे वही लिखे हुए हैं, आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे, संचरणीय रोग किसे कहते हैं, तो संचरणीय रोग उसे कहते हैं जो मक्खियों के द्वारा, वायु के द्वारा, जल के द्वारा
भोजन के संपर्क में या फिर वह व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं जो अभी तक साफ सुथरे हैं। इसे संचरणीय रोग कहते हैं। मतलब हवा के माध्यम से जो रोग फैलता है उसे संचरणीय रोग कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे जैविक नाइट्रोजन स्थिरक का नाम बताइए। तो राइजोबियम, जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल ये ना नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ऐसा आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मृदा को क्या फायदा होता है। तो मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है, मतलब नाइट्रोजन उसमें जमा होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चंस, एक और फायदा है उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सूक्ष्म जीव पर्यावरण के शुद्धिकरण में किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी हैं। पर्यावरण में मौजूद बड़ी मात्रा में सड़े बड़े पेड़ पौधे, मरे हुए जीव जो प्रदूषण फैलाते हैं और कई रोगों के कारण सूक्ष्मजीव मृत जैविक अपशिष्टों का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ पुनः अन्य पौधों एवं जंतुओं दुर्मुग्ध पदार्थ सूक्ष्मजीवों द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसे आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वायुमंडल में प्रतिशत कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है। तो 78%। कार्बन डाइऑक्साइड पूछे तो 0.03%। ओके, और ऑक्सीजन पूछे तो 21%। ये आप याद रखना, इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे संचरणीय रोग का मुख्य कारक क्या है। तो घरेलू मक्खी संचरणीय रोग का मुख्य कारक है। पहले क्या होता था, अगर आप कोई चीज़ बाहर में रख दिए तो उसमें मक्खी बैठ गया और वही मक्खी दूसरा चीज़ में आके बैठ गया तो वो रोग भी फैला सकता है आपको। तो याद रखिए घरेलू मक्खी संचरणीय रोग का मुख्य कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मलेरिया रोग का वाहक का नाम बताइए। तो मादा एनाफिलीज मच्छर, हमने आपको पीछे बताया था कि कैसा खूंखार दिखती है और क्यों पीती है ये खून। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्रेड या इडली के फूलने का क्या कारण है। तो ये इष्ट कोशिकाओं की वृद्धि के द्वारा फूल जाता है। अब ब्रेड देखे होंगे फैक्ट्रियों में, देखिएगा गोल गोल टाइप का बड़ा बड़ा रहता हुआ, वो फूला हुआ क्यों रहता है, वही पूछा है यहाँ पर। तो इष्ट कोशिकाओं की वृद्धि के द्वारा। डेंगू के वायरस का वाहक का नाम लिखिए। तो मादा एडीज मच्छर। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे मच्छर फैलाने से रोकने के कोई 3 उपाय सुझाइए। मच्छर रोकने के कोई 3 उपाय इस प्रकार है। हम पानी को दही भी रुका नहीं रहना, हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए, मतलब मलेरिया से बचने का उपाय बोल रहा है। इकट्ठा हुए पानी में मिट्टी का तेल या पेट्रोल का छिड़काव करना चाहिए। अपने आसपास के जगहों को साफ रखने चाहिए। यहाँ पर देखिए आप ना इससे मिट्टी के तेल से कैसे बच सकते हो, यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। मच्छर फैलने से रोकने के कोई 3 उपाय बताइए। तो यहाँ पे ना मच्छर रोकने से कोई 3 उपाय इस प्रकार हैं, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। एक एक करके तीनों पॉइंट सीक्वेंस वाइज में लिखे पड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे टाइफाइड रोग के संचरण का तरीका लिखिए। इस रोग का संचरण जल के द्वारा होता है, जान गए। हैजा रोग के संचरण का तरीका लिखिए। तो इस रोग का संचरण जल या भोजन के द्वारा किया जाता है। अब देखिए यहीं के साथ कुछ और क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। परिक्षरक किसे कहते हैं, आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ सकते हैं। परिक्षरक किसे कहते हैं, हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ते हैं यहाँ पर। पाश्चीकरण किसे कहते हैं, दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा करते हैं, उसी प्रक्रिया का नाम है क्या, पाश्चुरीकरण। अब देखिए पाश्चुरीकरण का खोज भी पूछ लिए जाते हैं आपसे। एंटीबायोटिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक क्या है। प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, ये सब कुछ आपको पता रहना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ यहाँ पर हमारा सब्जेक्टिव समाप्त होता है। अब हम इसके आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ से इसका ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होता है। अभी आपने देख लिया कि हमने बुक्स पढ़ लिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ लिए, अब हम आ चुके हैं ऑब्जेक्टिव पे और इसी के बेसिस पे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, अगर आप बुक्स को पूरा कवर अप किए हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखे हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि आपको नमन कि इतना देर आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें। तो चलिए आपका टेस्ट कैसा है, आप कैसे पढ़े हैं, क्वेश्चंस को पकड़ पाते हैं या नहीं, वो हम देखते हैं और इसकी पीडीएफ वगैरह भी कैसे मिलेगी वो मैं लास्ट में बता दूंगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है। तो जीवाणु द्वारा एक सामान्य रोग वो टाइफाइड होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइफाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है।
चलिए बताइए फटाक से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अल्कोहल। जब हम शराब वगैरह बनाते हैं ना तो ईस्ट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? तो इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है सो प्रतिजैविक है। हमने आपको बताया है स्ट्रोमैक्टिसिन और एक दो दो दवाई और है शायद इसी तरह माइसिन करके, उसको आपको याद रखने हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण क्या है? तो सबसे मुख्य कारण है घरेलू मक्खी। जी हाँ मेरे भाई, आपके जो घर में मक्खियाँ उड़ती हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, डेंजरस है। तो इन सब से आप बच के रहें, यह आपको भी बीमार कर सकती है और कितने लोगों को कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 5वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। डेंगू परजीवी का वाहक है, किसका वाहक है भाई डेंगू परजीवी? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मादा एडीज मच्छर। इसका मतलब हम तो समझे नहीं थे, लेकिन जब हम इसको पढ़े अच्छे से तब समझ में आ गया कि डेंगू परजीवी का वाहक मतलब कि ये जो डेंगू होता है, मलेरिया होता है, वो कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एडीज मच्छर, हमने आपको पहले भी बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग क्या है? तो ये है पोलियो। ये वायरस के द्वारा ही होता है, कोई सुई और कोई टैबलेट नहीं छुड़ा पाएगा अगर ये आपको हो जाता है तो टेंशन मत लीजिए मेरा भाई, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों में देखने को मिलता है, बड़ों में नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है? मलेरिया ओके, किस रोग के लिए जीव के काटने से होता है? तो ये मच्छर। मलेरिया कैसे होता है? मच्छर के काटने से। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया? तो सबसे पहले पेनिसिलिन को खोजा गया था। 9 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने? एडवर्ड जेनर ने। और देखिए चेचक के टीके की खोज अगर आपसे सन पूछ लिया जाए कि कौन से सन में किए थे, तब आप क्या कहोगे मेरे भाई बताइए? तो आपको ना सन किसने किया और क्या सन थे वो भी आपको याद रखने हैं। तो चेचक के टीके की जो खोज हुई थी वो हुई थी बहुत पहले 1798 ईस्वी में। हाँ भाई साहब, 1798 ईस्वी में। 300 साल उधर और 500 साल के आसपास हो चुके हैं। 300 साल के आसपास हो चुके हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देता है? हमने आपको बताया था, बताइए कौन सा है? ऑप्शन में दिया है एंटीबायोटिक, लैक्टिबैसिलस और मादा एनोफिलीज मच्छर और मोल्डिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्न में से किस पौधे के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऊपर वाला गिलोय। ओके आंसर हमने नीचे मेंशन कर दिया है ताकि आपको ना कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो कि इसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा। हाँ, आप जब नोट्स बनाएंगे तो क्या करेंगे सर, ऑप्शन देंगे क्या? नहीं, ओनली आंसर लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देंगे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैविक की खोज की थी? पहले प्रतिजैविक की 1928 में। तो यहाँ पे टेट्रा साइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोपेनिसिलिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना भाई वो हो जाएगा पेनिसिलिन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, पैकेटों थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने के लिए बचाने के लिए किया जाता है। खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? उसको पाश्चुरीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको हम यहाँ पर, नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी और धातु जंतु में परिवहन की क्या प्रक्रिया हो सकती है, कहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नाइट्रोजन चक्र। ओके क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं। ओके उसे क्या कहते हैं? तो उसे नाइट्रोजन चक्र कहते हैं, चक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्मजीव कौन सा है? तो फिर से पूछे क्योंकि ये लड़का का गलत हो चुका था। आप बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं? जल, वायु, मिट्टी, इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17,
17 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए कौन सी गैस यूज होती है ब्रेड बनाने के समय, तो यार सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई? तो इसे किण्वन कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, किण्वन की खोज किसने की थी? तो किण्वन की जो खोज थी वो की थी लुई पास्चर ने। ओके, और वो कब की थी भाई? 1857 में। जी हाँ मेरे भाई, 1857 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और शायद इस चैप्टर्स का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पेनिसिलिन प्रतिजैवी की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर और रॉबर्ट हुक। तो हो गया, इसको भी आप कवर कर लेंगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को भी, जब तक बारिश